हेलो स्टूडेंट्स, मटेरियल साइंस की हमारी क्लास चल रही है और आज हम अयस्क के बारे में जानेंगे। विभिन्न धातु के जो अयस्क होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि अयस्क क्या होते हैं। वे खनिज जिनमें धातु अधातु के साथ अशुद्धियां मिली होती हैं, यानी कि जो धातु आपको चाहिए उसके अलावा भी इसमें कई सारी अशुद्धियां या इम्प्योरिटीज मिली रहती हैं। जैसे कि एक उदाहरण हो गया आयरन ओर। फिर एल्यूमिनियम के विभिन्न अयस्क होते हैं, उसमें एल्यूमिनियम के साथ कई सारी अशुद्धियां मिली रहती हैं। तांबा के अयस्क होते हैं। ऐसी बहुत सारी धातुएं होती हैं जो अयस्क के रूप में हमको प्राप्त होती हैं। उनमें जो मुख्य धातु है उसके साथ कई सारी अशुद्धियां मिली रहती हैं, तो उनको ही हम अयस्क या ओर्स कहते हैं। तो आइए देखते हैं आयरन ओर या लौह अयस्क क्या होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। लौह अयस्क एक खनिज पदार्थ है जो खानों से प्राप्त किया जाता है। यह शुद्ध रूप में नहीं होता है, इसमें अन्य कई अशुद्धियां मिली होती हैं। और लौह अयस्क अशुद्ध लोहा होता है, इसे शुद्ध करके लोहा इससे प्राप्त किया जाता है। और स्टूडेंट्स, जो यह विधि होती है कि अयस्क से हम शुद्ध धातु का निष्कर्षण या अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करें, उसको धात्विकी कहा जाता है। उस विधि को धात्विकी कहते हैं या मेटलर्जी कहते हैं। आइए अब देखते हैं कि लौह अयस्क कितने प्रकार के हैं। मुख्य जो लौह अयस्क हैं वो निम्न प्रकार के होते हैं। पहला मैग्नेटाइट। इसका जो रंग होता है वो काला होता है और इसमें जो लोहे का अंश है वो लगभग 70 से 73% होता है और बाकी अशुद्धियां या इम्प्योरिटीज होती हैं। और इसका जो रासायनिक सूत्र है वो Fe2O4 है और यह भारत, कनाडा, अमेरिका आदि में पाया जाता है। दूसरा लौह अयस्क है हेमेटाइट और ये लाल रंग का होता है और इसमें लोहे का अंश लगभग 60 से 70% तक होता है, बाकी अशुद्धियां होती हैं। उसका रासायनिक सूत्र Fe2O3 है और भारत में इसी किस्म का जो लोहा है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है, यानी कि यही अयस्क भारत में अधिक पाया जाता है। और यह भारत में बिहार, मैसूर, उड़ीसा, मध्य प्रदेश आदि में पाया जाता है मुख्य तौर पर। तीसरा है लिमोनाइट और इसका रंग पीला होता है और उसमें लोहे का अंश लगभग 40 से 60% तक होता है। और इसमें इसका ये रासायनिक सूत्र है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। रासायनिक सूत्र बेसिकली इन्हीं दो के इंपॉर्टेंट हैं, आप याद कर लेना, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट के। और इसमें लगभग 14.5% पानी भी मिला होता है लिमोनाइट में। चौथा लौह अयस्क है सिटेराइट और यह भूरे रंग का होता है और उसमें लगभग 40% तक लोहे का अंश होता है, यानी कि सबसे कम लोहा इसी में होता है। सिटेराइट में अशुद्धियां इसमें ज्यादा होती हैं और इसका जो रासायनिक सूत्र है वो है Fe2CO3। आइए अब देखते हैं कि जो विभिन्न लौह अयस्क हैं इनसे हम लोहे का उत्पादन कैसे करते हैं, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ आयरन इन लौह अयस्कों से, आयरन ओर से कैसे होता है। लौह अयस्क से लोहा पृथक करने की क्रिया में अयस्क के साथ कोक और चूना पत्थर यानी कि लाइमस्टोन मिलाकर इसे धमन भट्टी या ब्लास्ट फर्नेस में पिघलाया जाता है। और ये जो लाइमस्टोन है, कोक है, इनको बोलते हैं शोधक पदार्थ या रिफाइनिंग मटेरियल्स। पहला शोधक पदार्थ है चूना पत्थर या लाइमस्टोन। यह लौह अयस्क के साथ मिलाकर उसकी अशुद्धियों को स्लैग के रूप में अलग करता है और इस क्रिया में यह फ्लस्क का कार्य करता है। दूसरा शोधक पदार्थ कोक है और यह दमन भट्टी का दहन पदार्थ या कंबक्शन मटेरियल होता है और यह लौह अयस्क के साथ मिलकर उनके अपचयन या रिडक्शन के लिए कार्बन की आवश्यक मात्रा प्रदान करता है। तो अब जो विभिन्न लौह उत्पाद हमको प्राप्त होते हैं, प्रोडक्शन ऑफ आयरन जो हम करते हैं आयरन ओर से, तो विभिन्न हमको
जो लौह उत्पाद प्राप्त होते हैं वह निम्न प्रकार के हैं। पहला कच्चा लोहा या पिग आयरन, दूसरा ढलवा लोहा या कास्ट आयरन, तीसरा पिटवा लोहा या रॉट आयरन, और चौथा है इस्पात या स्टील। तो आइए देखते हैं कि ये विभिन्न जो आयरन के प्रोडक्ट्स हैं इनका हम उत्पादन कैसे करते हैं। देखिए हम क्या करते हैं कि लाइमस्टोन, कोक और आयरन ओर, कोई जो भी आयरन ओर अवेलेबल है हम इन तीनों का चूरा बना लेते हैं और उसको धमन भट्टी या ब्लास्ट फर्नेस में डाल देते हैं। और जो धमन भट्टी होती है उसमें जो जो नीचे की ओर हम जाते हैं तापमान बढ़ता जाता है, बहुत अधिक तापमान होता है, लगभग 1500-2000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तापमान होता है। और जो गैस अशुद्धियां जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऊपर से निकल जाती हैं गर्म होकर, और कुछ अशुद्धियां चूने से क्रिया करके स्लैग के रूप में निकल जाती हैं, और कुछ को नीचे अलग कर लिया जाता है। और नीचे आग भड़काने के लिए ऑक्सीजन की निरंतर सप्लाई दी जाती है कि आग जो है भड़कती रहे, बुझे ना, और जो उचित तापमान चाहिए फर्नेस को, ब्लास्ट फर्नेस को, मिलता रहे। और प्रत्येक 4 से 5 घंटों के पश्चात जो पिघला लोहा होता है उसको निकास छिद्र से बाहर निकाला जाता है और धमन भट्टी से प्राप्त कच्चे लोहे को पिघली अवस्था में ढलाई करके पिग आयरन तैयार किया जाता है या कच्चा लोहा तैयार किया जाता है। यह प्रक्रिया है जिससे हम कच्चा लोहा प्राप्त करते हैं। और इस कच्चे लोहे में या पिग आयरन में 3 से 4% कार्बन होता है, और इसमें अन्य अशुद्धियां भी होती हैं जैसे सल्फर, फास्फोरस, सिलिका, और इसमें लोहा 92 से 95% होता है। और इसका उपयोग, जो ये कच्चा लोहा या पिग आयरन हमको प्राप्त हो रहा है, इसका उपयोग हम कहां कहां करते हैं। पिग आयरन का उपयोग ढलवा लोहा यानी कि कास्ट आयरन, पिटवा लोहा यानी कि रॉट आयरन तथा इस्पात के उत्पादन में किया जाता है। और यह भंगुर या ब्रिटल तथा कमजोर होता है तथा इस हल्के आघात से टूट जाता है। अभी हमने जो पहला लौह उत्पाद था कच्चा लोहा या पिग आयरन, उसके बारे में पढ़ा था। अब देखते हैं कि जो दूसरा लौह उत्पाद है ढलवा लोहा या कास्ट आयरन, वो क्या होता है। इसका उत्पादन क्यूपोला फर्नेस या क्यूपोला भट्टी में किया जाता है, और इस भट्टी में कच्चा लोहा प्लस चूना पत्थर प्लस कोक का चूरा डालकर ढलवा लोहा प्राप्त किया जाता है। देखिए जो पिग आयरन था उसमें यहाँ कच्चे लोहे की जगह हम जो लौह अयस्क प्राप्त होता था हमको, उसका हम चूना पत्थर और कोक के साथ चूरा बनाते थे। लेकिन ढलवा लोहा हम कैसे प्राप्त करते हैं, क्यूपोला फर्नेस में जो कच्चा लोहा हम ब्लास्ट फर्नेस से प्राप्त करते हैं उसके साथ चूना पत्थर और कोक का चूरा बनाते हैं, और उसको हम क्यूपोला फर्नेस में डालकर ढलवा लोहा प्राप्त करते हैं। इसमें 2 से 4% कार्बन होता है। इसके अतिरिक्त इसमें सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, मैग्नीज आदि भी अशुद्धियां सूक्ष्म मात्रा में, यानी कि जो पिग आयरन है, कच्चा लोहा है, उससे कम, बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में विद्यमान रहते हैं इसमें ढलवा लोहे में। और यह कठोर होता है तथा सरलता से गलाया जा सकता है, और यह भंगुर होता है, कठोर इसलिए भंगुर है, आसानी से टूट जाता है, और इसलिए झटकों तथा आघात के प्रति इसकी प्रतिरोधक क्षमता कम है। इसका उपयोग हम मशीनों के आधार बनाने में करते हैं। जो मशीन है उनका आधार तैयार करने में इनका उपयोग किया जाता है ढलवा लोहे का। और जो कास्ट आयरन के पाइप होते हैं उसमें भी इनका उपयोग किया जाता है, कास्ट आयरन यानी कि ढलवा लोहे का। और सभी प्रकार की ढलाइयों के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब तीसरा प्रकार का जो लोहा उत्पाद है पिटवा लोहा या रॉट आयरन, उसके बारे में जानते हैं। यह सबसे शुद्ध लोहा होता है। इसमें 0.15% कार्बन होता है, यानी कि सबसे कम कार्बन
पिटवा लोहे में होता है। ठीक है, जिस लोहे में कार्बन की मात्रा जितनी कम होगी वो उतना ही शुद्ध होता चला जाएगा, और लोहे का जो अंश है या लोहे की मात्रा उसमें उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। इसका उत्पादन कैसे करते हैं? इसका उत्पादन पुडलिंग विधि द्वारा कच्चे लोहे से किया जाता है, या कच्चा लोहा जो हमको ब्लास्ट फर्नेस से प्राप्त होता है, उसकी सहायता से पुडलिंग विधि द्वारा इसका उत्पादन किया जाता है। और इसमें लगभग 99% शुद्ध लोहा होता है। रॉट आयरन में 99% शुद्ध लोहा होता है, और यह बहुत मुलायम होता है, जिसे हाथ से मोड़ा जा सकता है, और यह मैलिएबल तथा डक्टाइल यानी कि तन्य होता है। और इन गुणों के कारण इसे रोल करके चादरों में तथा खींचकर तारों में बदला जा सकता है, और उसकी आघात सहने की शक्ति अधिक होती है, क्योंकि कठोर नहीं है, मुलायम है, इसलिए ये आघात देने पर टूटता नहीं है और आसानी से मुड़ जाता है या खिंच जाता है। इसे बिना टूटे मोड़ा जा सकता है। हमारा आखिरी जो लौह उत्पाद है वो है इस्पात या स्टील। और इस्पात एक महत्वपूर्ण लौह धातु है, और इसके मुख्य तत्व लोहा, कार्बन, मैग्नीज और सिलिकॉन होते हैं। और इसका उत्पादन हम पिग आयरन द्वारा इसका उत्पादन किया जाता है। पिग आयरन में हम विभिन्न प्रकार के अलॉय मिलाते हैं और उससे इसका उत्पादन किया जाता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में पिटवा लोहा भी प्रयोग किया जाता है इसके उत्पादन में। आइए जो इस्पात है उसके कुछ प्रॉपर्टीज या गुणधर्म देखते हैं। कार्बन की कम मात्रा से यह तन्य होता है, और परंतु कार्बन की मात्रा अगर बढ़ जाती है तो तन्यता घट जाती है। सभी प्रकार के इस्पात मैलेबल होते हैं, यानी कि इस्पात डक्टाइल और मैलेबल यानी कि तन्य और आघात वर्धनीय दोनों होते हैं। और इस्पात में उच्च प्रत्यास्थता यानी कि इलास्टिसिटी के गुण होते हैं। देखिए, इलास्टिसिटी मैंने आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था कि अगर जैसे कोई पदार्थ है उस पर कोई बल लगाया जाए, या तो उस पर उसको दबाया जाए या खींचा जाए, तो अगर वह अपनी पुरानी अवस्था में पुनः वापस आ जाए तो उसमें उतनी ही अच्छी इलास्टिसिटी का गुण होता है। जैसे एक रबड़ है, उसको आप खींचेंगे तो खींचने पर क्या होगा कि उसकी हो सकता है कि वह उसकी लंबाई थोड़ी सी बढ़ जाए और वह अपना पुनः पुरानी जो उसकी अवस्था थी या लंबाई थी उसमें वापस ना आ जाए, उसकी लंबाई बढ़ जाए। तो रबड़ में इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थता का गुण कम होगा। लेकिन इस्पात में क्या होता है कि इसमें आप इसको अगर खींचोगे या दबाओगे तो बल, जैसे ही आप बल हटाओगे तो यह पुनः अपने पहले वाली अवस्था में आ जाता है। तो इसी को हम इलास्टिसिटी कहते हैं, और इसमें इस्पात में जो उच्च प्रत्यास्थता के गुण हमको प्राप्त होते हैं। इस्पात भंगुर नहीं होता है, यानी कि आसानी से टूटता नहीं है चोट देने पर। यह कठोर और घर्षण रोधी होता है, यानी कि फ्रिक्शन इसमें कम लगता है। और बाकी जो उसके यहाँ ये एक इम्पोर्टेंट इसका गुण है कि इस्पात में उच्च तनन सामर्थ्य यानी कि टेंसाइल स्ट्रेंथ और संपीड़न सामर्थ्य यानी कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। यानी कि टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ स्टील की या इस्पात की अच्छी होती है। अब देखते हैं कि कौन कौन से हम अलॉइंग एलिमेंट्स आयरन में मिलाकर स्टील प्राप्त करते हैं। पहला है निकल। यह स्टील में सामर्थ्य बढ़ाता है, यानी कि स्टील की स्ट्रेंथ बढ़ाता है। क्रोमियम, यह स्टील को जंग लगने से बचाता है और इसमें घिसावरोधी गुण प्रदान करता है। कोबाल्ट, यह स्टील में अन्य धातुओं को काटने की क्षमता बढ़ाता है। टंगस्टन, यह स्टील की कठोरता बढ़ाता है। मैग्नीज इंपॉर्टेंट है, यह स्टील में आघात सहने की क्षमता और घिसावरोधकता का गुण पैदा करता है। और सिलिकॉन, यह इस्पात को घिसावरोधी बनाता है। तो यह विभिन्न अलॉइंग एलिमेंट्स या अलॉइंग तत्व हैं जो हम आयरन में मिलाकर स्टील को बनाने में उपयोग करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आप निकल, क्रोमियम, मैग्नीज, टंगस्टन, कोबाल्ट, इनको आप नोट कर लीजिएगा या इनको आप याद कर लीजिएगा। तो हमारा जो पहला धातु था लौह या आयरन, तो वो हमने पूरा उसको देख लिया है। अब अन्य एक दो और धातुएं देखते हैं कि उनके कौन कौन से
अयस्क हैं और उनका प्रयोग या उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं जो इम्पोर्टेंट है। उसमें पहला है एल्यूमिनियम। तो ये एक अलौह धातु है, यानी कि इसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता है। एल्यूमिनियम की प्राप्ति उसके अयस्क से की जाती है और इसका प्रमुख अयस्क बॉक्साइट है, इंपॉर्टेंट है, जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में प्राप्त होता है। तो एल्यूमिनियम का जो अयस्क है या ओर है वो बॉक्साइट है, जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में प्राप्त होता है। और एल्यूमिनियम के कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं कि एल्यूमिनियम चांदी सी चमक तथा नीली झलक लिए सफेद धातु है और इसकी सतह पर शीघ्र ही ऑक्साइड की पतली तह जम जाती है जो इसकी चमक को हल्का कर देती है। इसके अन्य प्रॉपर्टीज भी देखते हैं। एल्यूमिनियम सामान्यतः 98 से 99% शुद्ध होता है और शेष मात्रा में तांबा, सिलिकॉन या लोहे की नगण्य मात्रा होती है। और सामान्य ताप पर हवा का प्रभाव एल्यूमिनियम पर नहीं होता है और एल्यूमिनियम पर शुद्ध पानी का भी कोई प्रभाव नहीं होता है, परंतु समुद्री पानी या अशुद्ध पानी से संरक्षण या कोरोजन हो सकता है। एल्यूमिनियम डक्टाइल और मैलेबल होता है और इसे तारों के रूप में खींचा जा सकता है तथा पतली चादरों के रूप में रोल किया जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। इसकी तनन सामर्थ्य यानी कि टेंसाइल स्ट्रेंथ अधिक है। यह विद्युत तथा ऊष्मा का अच्छा चालक है। और आइए अब देखते हैं कि इसके कुछ उपयोग क्या हैं। एल्यूमिनियम को परिवहन उद्योग में इसके हल्केपन के कारण उपयोग ट्रक, ट्रेन, बस, कार, जहाज, हवाई जहाज आदि के निर्माण में होता है। और मशीनें तथा ढांचे के उसमें उच्च तनाव सामर्थ्य के कारण एल्यूमिनियम का उपयोग मशीन पार्ट्स में होता है। एल्यूमिनियम की प्रतिरोधकता के कारण इसका उपयोग रूफिंग या आवरण आदि में तथा दरवाजा, खिड़की आदि के निर्माण में होता है। और धातु कर्म उद्योग में इस्पात के उत्पादन में एल्यूमिनियम का उपयोग एक अपचयन पदार्थ के रूप में किया जाता है। ठीक है, ये इस्पात के उत्पादन में एल्यूमिनियम का उपयोग जो है एक रिड्यूसिंग एजेंट या अपचयन पदार्थ के रूप में किया जाता है इस्पात के उत्पादन में। और विद्युत में एल्यूमिनियम का बहुत उपयोग है। एल्यूमिनियम का उपयोग विद्युत केबल के निर्माण में होता है। फैक्ट्रियों के आसपास विद्युत वितरण के लिए एल्यूमिनियम के बस बारों का उपयोग किया जाता है। और उच्च गति वाले टरबाइन जनरेटर्स में एल्यूमिनियम कंडक्टरों का प्रयोग किया जाता है। अगली हमारी जो धातु है वो है तांबा या कॉपर। तो इसके जो अयस्क हैं वो है ऑक्साइड, सल्फाइड तथा कार्बोनेट। तांबे के अयस्क सामान्यतः इसके ऑक्साइड, ठीक है, यानी कि कॉपर के ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट होते हैं। और मुख्य अयस्क के ऑक्साइड के रूप में क्यूपराइट या लाल तांबा इसको कहते हैं। और सल्फाइड के रूप में कॉपर ग्लांस और पायरेट्स ऑफ कॉपर। और कार्बोनेट के रूप में मेलामाइट और एजोराइट। इसके अतिरिक्त कॉपर की कम मात्रा कॉपर सिलिकेट, आर्सेनेट व फॉस्फेट में भी मिलती है। ठीक है, तो ये इसके कुछ और हैं। तो इसके और सामान्यता कॉपर के ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट होते हैं। ऑक्साइड में ये क्यूपराइट और सल्फाइड में कॉपर ग्लांस, पायरेट्स ऑफ कॉपर और कार्बोनेट के रूप में मेलामाइट और एजोराइट। और इसके कुछ गुणधर्म या प्रॉपर्टीज। तांबा लाल भूरे रंग की नर्म धातु है। यह ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है और मौसम का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सामान्यतः यह टेंसाइल तथा मेलेबल होता है और इसे तारों के रूप में खींचा जा सकता है और शीट के रूप में रोल किया जा सकता है। यह ऊष्मा और विद्युत के सुचालक है। यह संचारण रोधी है, यानी कि कोरोजन भी नहीं होता है और उच्च तनाव व संपीड़न सामर्थ्य वाला होता है। इसके उपयोग आइए देखते हैं कहाँ कहाँ करते हैं इसका उपयोग। विद्युत उपयोग या इंसुलेटेड तार वाइंडिंग, यानी कि तारें, नंगी तारें
तथा अन्य विद्युत साज सामान में इसका उपयोग किया जाता है। और यांत्रिक उपयोग में इसका बॉयलर पार्ट्स, इवेपोरेशन टैंक्स, पाइप आदि में इसका उपयोग किया जाता है। ऑटो पार्ट्स में उपयोग किया जाता है, रेफ्रिजरेटर के पार्ट्स में, ट्यूब में, जहाज निर्माण में, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के पार्ट्स में इसका बहुत उपयोग है। टेलीफोन व टेलीग्राफ उपकरण में इनका उपयोग किया जाता है। तो बाकी 2-3 जो और धातु हैं, जैसे कि आपका जिंक हो गया, टिन हो गया, सिल्वर हो गया, उनके भी ओर्स और यूजेस और प्रॉपर्टीज आप एक बार देख लेना बुक से। और यहीं पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। बाकी इसमें एक चीज और जो आपको पढ़नी है, पदार्थ के अंदर ही शायद आपका सेकेंड ईयर में वो दिया गया है, वो पदार्थ के अंदर एक पॉइंट कि चालक क्या होते हैं, कुचालक क्या होते हैं और अर्धचालक क्या होते हैं। तो कई बार आपको बताया जा चुका है इनके बारे में। सुचालक जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है और जिसके कारण इनमें जो विद्युत धारा है उसका प्रवाह आसानी से हो जाता है या ऊष्मा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। और जो धातु होते हैं वो सामान्यतः आपके सुचालक होते हैं। तांबा सबसे अधिक सुचालक धातु है। इसके बाद जो कुचालक हैं, उनमें कुचालक क्या होते हैं कि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इस कारण उनमें जो विद्युत धारा या ऊष्मा का प्रवाह नहीं हो पाता है। और सामान्यतः जो अधातु होती हैं वो आपके कुचालक होते हैं। फिर अर्धचालक या सेमीकंडक्टर, ये क्या होते हैं? इनमें चालक और कुचालक दोनों के गुण पाए जाते हैं। सामान्य अवस्था में ये कुचालक होते हैं, लेकिन जब इनमें कुछ अशुद्धियां मिला दी जाती हैं तो यह आंशिक तौर पर आपके सुचालक हो जाते हैं। जैसे कि आपका सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, बहुत और भी हैं एक्सेट्रा, देख लेना। तो यहीं पर हमारा जो ये चैप्टर है मटेरियल और मटेरियल साइंस यानी कि पदार्थ एवं पदार्थ विज्ञान, यह समाप्त होता है। धन्यवाद।